फिल्म की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को उसके परिवार के दोपहर के लंच करते वक्त दिखाया जाता है। तभी मेन कैरेक्टर को फोन आता है। दरअसल फिल्म का मुख्य किरदार एक पुलिस अधिकारी है जिसे कॉल पर एक हत्या की सूचना दी गई होती है। वह वहां दौड़ता है और उस जगह पर पहुंच जाता है और हत्यारे को देखता है जो शांति से वहां बैठा हुआ होता है। उसके पूरे शरीर में एलर्जी के कारण वह उसे बीमार लगता है। पुलिस अधिकारी जब अंदर आता है तो देखता है कि बेरहमी से हत्या करके लाशें रस्सियों से बंधी गई है। उसके साथी अधिकारी उसे बताते हैं कि यह हत्या नहीं है बल्कि शवों को मारकर यहाँ लाया गया है। बाद में वे हत्या के स्थान पर पहुँचते हैं जो एक अजीब जगह होती है, जैसे कि किसी ने वहाँ कोई रिचुअल्स किया हो। उन्हें वहाँ काला जादू से जुड़ी ढेर सारी चीजें मिलती है, जैसे कि कुछ मरे हुए पक्षी। वहाँ एक पौधा भी था जो आगे बढ़ने पर छोटी खोपड़ियों जैसा दिखता है। जैसे ही पुलिस उसे छूने ही वाला था तब बाकी उसके साथियों ने उसे रोक दिया और उसके बाद फिल्म में यहाँ एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी शिकार कर रहा था, पर उसका पैर फिसलने की वजह से वह नीचे गिर जाता है, जिससे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वह देखता है कि एक जंगली आदमी अपने शिकार को खा रहा होता है और जंगली आदमी भी उसे नोटिस करता है। जब जंगली आदमी उसके पास आता है तो वह देखता है कि जंगली आदमी की आंखें हैं भी इंसानों की तरह नहीं है और वह सोचता है कि यह कोई दानव या भूत है। दरअसल यह सारी जानकारी मुख्य पात्र जोंगजू को एक अन्य पुलिस अधिकारी बता रहा था और उस अन्य पुलिस अधिकारी के मुताबिक गांव में जो भी हत्याएं होती है वे उन जापानीज आदमी की वजह से हो रही है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। जोंगजू उस पर विश्वास नहीं करता। वो बोलता है कि जिन लोगों की हत्या हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वह यह भी दावा करता है कि जापानी आदमी हमारे जैसा ही है और वह ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन जोंगजू को और एक हत्या की रिपोर्ट मिलती है। इस बार एक पूरे परिवार को मार दिया गया था। हत्या के बाद उनका घर भी जला दिया गया था। बाद में उस स्थान पर पहुंचने के बाद जोंगजू एक सफेद पोशाक पहने एक रहस्यमय लड़की को देखता है। वह जोंगजू को बताती है कि मरने से पहले वह इस कपल से मिली थी। उन्होंने उसे बताया था कि वह आदमी भूत है और उसने ही उनकी हत्या की होगी। जोंगजू को वह लड़की यह प्रूव करने के लिए घर के अंदर ले जाती है और पुलिस अधिकारी से पूछती है कि क्या आपने उसे पहले देखा है। जोंगजू उसे बताता है, हाँ मैंने उसे 2-3 बार देखा है। और इसके बाद वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि उस जापानी व्यक्ति का अगला लक्ष्य निश्चित रूप से आप और आपका परिवार होंगे। इस बीच जोंगजू को एक कॉल आती है और वह उसकी बात को समझ नहीं पाता। जब अधिकारी लौटता है तो वह देखता है कि रहस्यमय लड़की गायब हो गई है। तब उसे घर के दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने जाता है तो उसे पता चलता है कि एक जापानी आदमी हिंसक रूप से एक जानवर को खा रहा होता है और वह जापानीज ने भी उसे देख लिया था होता है और जब अधिकारी को वो खाने ही वाला था तब वह जाग जाता है। तब हमें पता चलता है कि उस जापानी आदमी को उसने सपने में देखा था। यहाँ जोंगजू की बेटी ह्योजिन की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। उसे लगता है कि उसे कोई सामान्य बुखार है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वे उस जापानी व्यक्ति के बारे में सवाल करने के लिए उस शिकारी के पास जाते हैं जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह शिकारी पुलिस को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने उसे एक जानवर खाते हुए देखा था। उन्होंने अभी तक उस स्थान की पूरी तरह से जांच नहीं की होती है। तभी आसमान से उस शिकारी के ऊपर बिजली गिर जाती है जिसके वजह से उसे अस्पताल में लाया जाता है। तभी हॉस्पिटल में पहले हत्यारे को दिखाया जाता है जहां उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा होता है और उसी अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। जब जोंगजू घर लौटता है तो वह उस हत्यारे जैसी हालत अपनी बेटी में देखता है, लेकिन वह अपने बेटी पर कंट्रोल कर लेता है। वह मरती नहीं है, लेकिन उसकी हालत बदल जाती है, जैसे कि वह बड़ी मात्रा में मछली खाने लगती है जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया होता है। इसकी वजह से ह्योजिन की मदर को लगता है कि उसके ऊपर किसी बुराई या भूत का प्रभाव है। ह्योजिन की मदर जोंगजू से कहती है, हमें उसे एक अच्छे शैमन को दिखाना चाहिए। शैमन एक ऐसा आदमी है जो रिचुअल्स करके भूतों और राक्षसों को दूर रखता है।
दूसरी ओर जोंगजो इस बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह उन्हें अनदेखा करता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तब उसके सहयोगी उसे एक व्यक्ति से मिलाते हैं जो एक प्रिस्ट होने के साथ जापानीज लैंग्वेज भी जानता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमें इस आदमी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक जब हम उससे मिलने गए तो सब कुछ उस जापानी शख्स की वजह से हो रहा था। वह लोग उस प्रिस्ट को लेकर उस जापानी आदमी के पास जाते हैं, जहां एक पुलिस अधिकारी को मारे गए गांव वालों के लोगों की कई तस्वीरें मिलती है। दूसरी ओर जोंगजो एक कमरे में प्रवेश करता है और उसे लगता है कि यह कोई रिचुअल्स वाली रूम है जहां विभिन्न काले जादू से संबंधित वस्तुएं थी। इसी बीच वह जापानी आदमी वहां आता है। दोनों वहां का हाल देखकर घबरा जाते हैं और वे उसे भूत मानते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद दूसरा पुलिस अधिकारी जोंगजो को बताता है कि जापानी व्यक्ति का अगला टारगेट आपका परिवार है। जोंगजो उसे पूछता है कि तुम यह कैसे कह सकते हो। तब अधिकारी उसे एक जूता दिखाता है जो उसके बेटी का होता है। उसके बाद जब वह घर लौटता है तो वह उसकी बेटी को उस जापानी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। नाम सुनते ही योजिन क्रोधित हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह योजिन के शरीर पर भी उसी एलर्जी को देखता है जैसा उसने फिल्म की शुरुआत में हत्यारे के शरीर में देखी थी। उसके बाद जोंगजो तुरंत प्रिस्ट को लेकर जापानी व्यक्ति के पास ले जाता है, जहां वह मृत लोगों की तस्वीरें देखने आया था। जब वह आता है तो उसे पता चलता है कि कोई तस्वीर वहां नहीं है, इसलिए वह वहां की सब चीजें तोड़ देता है। उसके बाद उस जापानी का कुत्ता उस पर हमला करता है और वह कुत्ते को भी गंभीर रूप से मार डालता है। जैसे ही जापानी आदमी उसके पास आता है तब वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि यदि आप 3 दिनों के भीतर तुमने यहाँ का स्थान नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हें इस कुत्ते की तरह मार दूंगा। दूसरी तरफ योजिन की हालत और खराब हो जाती है, इसलिए जोंगजो अपने घर में एक शैमन को बुलाता है। शैमन को उनके घर में एक बर्तन दिखाई देता है कि उनके बेटी के साथ जो भी कुछ हो रहा है वह उस जापानी शख्स की वजह से है और वह जापानी आदमी इंसान नहीं है, और अगर तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, तुम उस जापानी व्यक्ति को मार दो, और दूसरा, नहीं तो मुझे यहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करना पड़ेगा। और वह कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव वालों का भी वही हर्ष होगा जो आपके बेटी का है। जोंगजो उसकी बात मान जाता है। अब जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं, यहाँ 2 जगह पर रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे। एक जोंगजो के घर पर जो शैमन कर रहा था और दूसरा जापानी आदमी अपने हाउस में परफॉर्म कर रहा था। शैमन ने अपना रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए योजिन के आकार के समान एक बड़ी डॉल बनाई थी। शैमन जब रिचुअल्स परफॉर्म करते वक्त उस डॉल को जिस जगह मारता है, योजिन को भी उसी ठीक जगह दर्द होता है। दूसरी ओर जापानी व्यक्ति को भी उसी जगह पे दर्द होता है जहां योजिन को पेन हो रहा था। हम देखते हैं कि योजिन की हालत बिगड़ती जा रही होती है और वह अपने पिता से कहती है कि इस रिचुअल्स को किसी तरह बंद कर दो। जोंगजो अपनी बेटी की रस्म को बंद कर देता है और उसे अस्पताल में ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जापानी व्यक्ति दर्द में अपने घर के बाहर रेंग रहा होता है। वह वहाँ उस रहस्यमय सफ़ेद वाली लड़की को देखता है और वह उसे देख के बहुत डरता है। जैसा कि हम देखते हैं कि रिचुअल सब पूरा हो गया है और शैमन के मुताबिक इसे समाप्त करने के लिए सिर्फ 2 विकल्प थे। अब उनके पास जापानीज आदमी को मारने का दूसरा ऑप्शन था। जोंगजो प्रिस्ट और अन्य पुरुषों के साथ जापानी के घर में जाता है। वहाँ उन्हें जापानी आदमी नहीं मिलता, लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो घर के पीछे एक ज़ोंबी की तरह दिखता है। वे उसे मारने ही वाले थे कि प्रिस्ट उसे रोक देता है और उसके बाद वह अजीब आदमी प्रिस्ट को ही काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दौरान जोंगजो की नज़र जापानी आदमी पर पड़ती है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि वह उनसे डरकर छिप जाता है। जब जोंगजो और उसके साथी लंबे समय तक ढूंढने पर भी उसका पता नहीं लगता, इसलिए वे वापस लौट आते हैं। हालांकि जापानी व्यक्ति का पीछा अब वह सफ़ेद पोशाक वाली लड़की कर रही होती है, जिससे वह बहुत डरता है। अंत में हम देखते हैं कि लड़की जापानी व्यक्ति की हत्या करती है और उसके शरीर को जोंगजो के कार के ऊपर फेंक देती है। वे उसके शव को देखकर घबरा जाते हैं और उसे फेंकने का फैसला करते हैं। बाद में जोंगजो अपने बेटी योजिन से मिलने जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जोंगजो का मानना है कि उस जापानी व्यक्ति के मरने से यह सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं होता है।
घायल प्रिस्ट को जापानी आदमी के बारे में भ्रम हो रहे होते हैं और दूसरी जगह शैमन को भी उसके बारे में भ्रम आ रहे होते हैं। उसके बाद वह देखता है कि उसकी साथी पुलिस अधिकारी ने उसके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी है। वह फर्श पे बैठा हुआ होता है जैसे वह व्यक्ति फिल्म की शुरुआत में एलर्जी के साथ था। दूसरी ओर हम उस शैमन को देखते हैं जो जेंगजू की तलाश कर रहा होता है ताकि उसे सूचित किया जा सके कि हम गंभीर खतरे में हैं। जेंगजू का पता चलने से पहले उसकी नाक से खून बहने लगता है और दूसरी तरफ उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। यह सब चीज़ें देखकर वह गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन कुछ रहस्यमय जीव उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह घर वापस आता है। जैसे जेंगजू शैमन को कॉल करता है, वह उसे सूचित करता है कि जापानी व्यक्ति को मार के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वह एक बुरा आदमी नहीं था बल्कि एक सफ़ेद पोशाक वाली लड़की थी जो आपके घर के पास रहती थी और उसके पास काली शक्तियाँ हैं। दरअसल जापानी हमें उस लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने उसे मारकर सब कुछ तबाह कर दिया है। यह सुनकर वह योजिन को देखने के लिए जाता है, पर वो घर पे नहीं होती है। तब घर के बाहर उसे सफ़ेद पोशाक वाली लड़की दिखती है और वह उसे अपने बेटी के बारे में पूछता है, तो वह जवाब देती है कि वह घर के अंदर है। मैं उस पर ऐसा रिचुअल्स कर रही हूँ जिसके बाद जापानी व्यक्ति का असर दूर हो जाएगा। वह उसे बताती है कि जापानीज अभी भी जीवित है, वह एक बुरा आदमी है और वह सबको खाने की तैयारी कर रहा है। जेंगजू अपने बेटी को लेने के लिए घर में घुसने ही वाला था कि तब वो उसे कहती है, जब तक आप मुर्गी की 3 आवाज़ें ना सुन ले तब तक तुम घर के अंदर नहीं जाना। इसी बीच मुर्गी एक आवाज़ करती है, लेकिन फिर भी मुर्गी की 2 आवाज़ें आने वाली होती है। तब जेंगजू घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की द्वारा रोक दिया जाता है। वह देखकर जेंगजू हैरान था कि वह इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। दूसरी ओर प्रिस्ट जानता है कि जापानी अभी भी जीवित है और वह एक दुष्ट आदमी है। वह जापानीज को मारने के लिए वहां जाता है जहां उन्होंने उसे गिराया था, लेकिन एक गुफा में प्रवेश करने के बाद वह जापानीज उसे जीवित दिखता है। वह उस गुफा में एक रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। दूसरी जगह हम योजिन को देखते हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में मछली खा रही होती है। तभी वह अपनी माँ को अजीब तरह से देखती है और फिर वह अपनी माँ के पीछे रखे चाकू को देखती है। घर के बाहर जेंगजू को शैमन का फोन आता है कि तुम सफ़ेद पोशाक वाली लड़की की बात को नहीं सुनना। दूसरी ओर लड़की उसे घर में प्रवेश ना करने की चेतावनी देती है। अब हम जापानी आदमी को फिर से देखते हैं जिसे प्रिस्ट पूछ रहा था कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वह उसे बताता है कि वह भूत नहीं है बल्कि एक सामान्य आदमी है। वह पूछता है कि क्या भूत के पैर इंसानों जैसे होते हैं। वह कहता है कि मेरे हाथ, पैर और त्वचा इंसानों की तरह है और तुम चाहो तो मुझे छू सकते हो। तब जापानी आदमी प्रिस्ट की तस्वीर लेने के लिए कैमरा निकालता है। दूसरी ओर हम जेंगजू को देखते हैं जो लड़की के मना करने के बाद भी घर के अंदर जाता है। जब वह जाता है तो सबसे बुरा हो कि बेटी अपने पूरे परिवार की हत्या कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने बेटी को प्यार से बुलाता है। इसके बाद हमें फिर से जापानीज आदमी को दिखाया जाता है जो अब अपने असली रूप में आता है। उसकी त्वचा अजीब थी और उसके सिर में 2 सींग थे। उसके नाखून और आंखों सहित सब कुछ अजीब था। इससे यह पता चलता है कि सफ़ेद पोशाक वाली लड़की सफ़ेद शक्तियों वाली एक अच्छी लड़की थी, जबकि जापानी व्यक्ति एक सच्चा शैतान था। अब यहाँ पर हम शैमन को देखते हैं जो जेंगजू के घर में आया था, जहाँ सफ़ेद पोशाक वाली लड़की बैठी हुई थी जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। दूसरी ओर योजिन भी ऐसे बैठी हुई थी जैसा कि सभी हत्या करके हत्यारा बैठता है। शैमन घर में प्रवेश करता और सभी मृत लोगों की तस्वीरें लेने के बाद वापस लौटता है। जैसे ही वह अपनी कार में तस्वीरें रखता है उसके हाथों से एक बॉक्स फिसल जाता है जिसमें सभी मरे हुए लोगों के फोटोज होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि वो शैमन भी उस जापानी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था और जब वह योजिन पर एक रिचुअल्स कर रहा था तब भी वो जापानीज आदमी के साथ था। जापानीज को सफ़ेद पोशाक वाली लड़की की रस्मों के कारण दर्द हो रहा था। अब तक हमने जो देखा था कि जब शैमन उसे भागने की कोशिश कर रहा था तभी भी वह जापानीज के मैजिकल पावर से रोक दिया गया था, क्योंकि शैमन उस जापानीज के लिए काम करता था। इसके बाद फिल्म उस जापानी व्यक्ति की जीत के साथ समाप्त हो जाती है।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड लीव लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।